बच्चों, आज हम कुछ एनसीईआरटी का सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो किसी ने सबसे पहला सवाल ही पूछा, हालांकि बिल्कुल इजी और ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, फिर भी हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻7 कूलम एंड 3 × 10⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ये एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁻7 कूलम और यह 3 × 10⁻⁻7 कूलम और दोनों के बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। ये देखिए, तो फोर्स 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटा r²। हवा के लिए यही फॉर्मूला होता है। तो 9 × 10⁻9 2 × 10⁻⁻7 3 × 10⁻⁻7 बटा में 30 × 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या हो गया, 7 और 7 14 में से 9 चला गया 5 और 3 और 2 6 यानी 54 × 10⁵ बटा 9 × 10⁻⁻2। 6 से कट जाएगा, 2 से फिर कट गया, 6 × 10⁻³ न्यूटन आंसर। तो बहुत सिंपल था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, बन गया। अगला सवाल, ये 1.3 check that the ratio ke² upon gme into mp is dimensionless. Look up a table of physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? दो सवाल किया, पहले तो इसका डायमेंशन निकालिए। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होगा 9 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज E × E अब बटा में r²। और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, आई ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये होगा 6.67 × 10⁻11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बटा r²। ये हम लोग पढ़े हैं ग्रेविटेशन में 11th में। अब इस दोनों को डिवाइड कर दो, तो Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fg डिवाइड करेंगे तो 9 × 10⁹ E² r² कट जाएगा, 6.67 10⁻11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप देख लीजिए, यही रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। K का मतलब 9 × 10⁹ और G का मतलब ये जिसका वैल्यू मैंने रख दिया है। यही रेशियो को कहता है डायमेंशन क्या होगा। एक तरीका तो ये है बच्चों कि आप इसका डायमेंशन रखें, इसका डायमेंशन रखें, इसका डायमेंशन रखें, तब निकालें। लेकिन एक दूसरा आसान सा तरीका है कि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई डायमेंशन नहीं आएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, फोर्स बाय फोर्स कट जाएगा। ये भी तो, जब ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, ये फोर्स है तो आरएचएस भी फोर्स है। अब फोर्स फोर्स का रेशियो क्या हो गया, डायमेंशन। तो इसको क्या कहेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एक तो ये हो गया, और दूसरा पूछा गया है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, 9 × 10⁻9 1.6 × 10⁻90 1.6 × 10⁻19 बटा 6.67 10⁻11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा,
1.67 गुने 10 के पावर -27। अब इस सबको गुना भाग करेंगे तो ये नियर अबाउट 2.4 गुने 10 के पावर 39 के आसपास आता है। तो ये कहता है कि रेशियो जो आप निकाले ये क्या सिग्निफाई करता है, मतलब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है बच्चों कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रांग है, तभी रेशियो बहुत बड़ा आया। इट मीन्स Fe मच ग्रेटर Fg, इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, तो ये रेशियो पूछ रहा था जिसको हमने बताया आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1.8, 2 point charges Q is equal to 3 microcoulomb, Q is equal to -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? If a negative test charge of magnitude इतना 1.5 गुना 10 के पावर -9 कूलम is placed at this point, what is the force experienced by this charge? तो दो क्वेश्चन है इसमें ए और बी। ये है 3 गुने 10 के पावर -6 कूलम, माइक्रो का मतलब, और ये 3 गुने 10 के पावर -6 कूलम। अब इसके बीच में पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है ये मिड पॉइंट पे, ये मिड पॉइंट है, और दोनों जो है ये 20 सेंटीमीटर पर इस सेपरेशन से दोनों सेपरेटेड है, और आपको इसी वो पॉइंट पर निकालना है। तो भाई इसके चलते फील्ड क्या होगा, प्लस रखिए ऐसा, और इसके चलते क्या होगा, प्लस रखिए, इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर आप इसका नाम रख दिया जाए कुछ ए और इसका नाम रख दिया जाए बी, तो इसके चलते जो फील्ड होगा उसका नाम ई ए रख दीजिए, और इसके चलते जो फील्ड होगा उसका नाम ई बी रख दीजिए, दोनों एक ही दिशा में हो गया। तो क्या करेंगे आप, ई ए 9 गुने 10 के पावर 9, 3 गुने 10 के पावर -6 अपॉन यहां से यहां तक की दूरी 20 गुने 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। 9 गुने 10 के पावर 9, 3 गुने 10 के पावर -6, 4 गुने 10 के पावर -2, यहां से यानी 36 गुने 10 के पावर 9 और 6 -3 अपॉन 4 गुने 10 के पावर -2। ये 9 से कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो 9 गुने 10 के पावर -1 न्यूटन पर कूलम, यानी 0.9 न्यूटन पर कूलम, ये आंसर हो गया। तो ऐसा सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अपने लेक्चर्स में करवाया काफ़ी सारा, तो 2 ही चार्ज है, 2 से अधिक का करवाया। फिर भी एनसीईआरटी में कुछ बच्चे पूछ रहे थे तो इसलिए मैं बता दिया कि ये एक ही डायरेक्शन में होगा, वेक्टर से एडिशन कर दिया और ये बन गया। बात सिंपल सी बात है। ये ई ए निकला, सॉरी एक मिनट, ये ई ए है अभी, और उसी तरह से ई बी आप निकालेंगे तो ई बी का जो वैल्यू होगा, ये तो आपको ये निकला, अब हमको ई बी भी निकालना पड़ेगा। तो ई बी का जो वैल्यू होगा वो आइडेंटिकल होगा, यानी 0.9 न्यूटन पर कूलम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ यही वैल्यू होगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस से डायरेक्शन का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ई बी हो गया। अब ई ए और ई बी दोनों एक ही दिशा में काम कर रहा है, इसलिए रिजल्टेंट कैसे निकालिएगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक
फील्ड E इज इक्वल टू EA प्लस EB, यानी 0.9 पर कूलम प्लस 0.9 पर कूलम, दिस इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन पर कूलम, 0.9 न्यूटन पर कूलम, जोड़ दीजिए 1.8 न्यूटन पर कूलम। ये पूरा आंसर हो गया, ये आंसर हुआ। बी पार्ट अब कहता है ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस। ये बी पार्ट देखिए, फिर से एक बार फिगर को ऐसे बना देते हैं। ये देखिए ए कितना था, 3 गुने 10 के पावर -6, और ये कितना था -6, और ये मिड पॉइंट था, और यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू कितनी है 1.5 गुने 10 के पावर -19। अब ये अगर पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट बी है, तो ये ए हो गया और ये ई बी हो गया। ये तो हमने पिछले भी किया। और टोटल फील्ड हो गया ई ए प्लस ई बी, फील्ड जो टोटल हुआ ई ए प्लस ई बी, इसकी भी वैल्यू हमने निकाल रखी है 1.8 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो फोर्स पूछा है इस चार्ज पे, ये जो हमने यहाँ पर रखा। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। तो Q कितना हुआ, ये जो रखा है 1.5 गुने 10 के पावर -9, ई मतलब ये जो दोनों का एडिशन है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ई मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज, इसको आप कह सकते हैं ई बराबर ये चीज है। तो यानी 1.8 गुने 10, सॉरी कुछ नहीं, और इसको गुना कर दीजिए आप, 1.8 इंटू 1.5, आप इसके गुना कर दीजिए, 90, 18 और 2 20 और 27, है ना। तो ये हो गया आपको नियर अबाउट इतना गुने 10 के पावर -90। और एक 2 पॉइंट पे, सो दिस इज इक्वल टू 2.7 गुने 10 के पावर 9 आई हो जाएगा न्यूटन। ये तो इस तरह से आपको सवाल बन जाता है जो सिंपल था। अगला सवाल, ये सवाल संख्या 1.12। टू इंसुलेटेड चार्ट कॉपर स्फीयर A and B having their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 गुने 10 के पावर -7 कूलम? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. और बी पार्ट पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो पहले हम ए का सॉल्यूशन करते हैं कि पहले फोर्स पूछा है, ये 2 स्फीयर है और दोनों स्फीयर के बीच की दूरी, इसकी रेडियस कंपेयर्ड में कुछ है नहीं, सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है, और चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 6.5 गुने 10 के पावर -7, और यहाँ भी 6.5 गुने 10 के पावर -7, और उसके बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। तो पहला तो फोर्स ही पूछा है ना, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। फिर दूसरा सवाल किया है कि अब क्या हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम करना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बटा R², कूलम्स लॉ। ये इस पे बहुत सारे सवाल आप लोग किए हैं लेक्चर्स में, तो इसको आप क्या कर दें 9 गुने 10 के पावर 9, Q1 का वैल्यू लिखें 6.5 गुने 10 के पावर -7, और Q2 का वैल्यू
6.5 गुने 10 के पावर माइनस 7 अब बटा दोनों के बीच की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए 10 के पावर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। ये फोर्स निकल गया। तो ये हो जाएगा आपका 9 गुने 10 के पावर 9 और 6.5 गुने 10 के पावर माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन 25 गुने 10 के पावर माइनस 2। ये चीज आ गई। तो ये देखिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ करना नहीं है, अब केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको। सो दिस इज इक्वल टू 9 गुने 10 के पावर 9, इसको गुना करेंगे तो 4225, इसको 65 गुने 65 करेंगे 4225, ये इतना गुने 10 के पावर माइनस 7 का स्क्वायर है तो माइनस 14, अब बटा में हो गया 25 गुने 10 के पावर -2 से -14 में चला गया -12 में से 9 चला गया, तब हो गया आपका 9 गुने 42.25 गुने 10 के पावर जो है -3 होल अपॉन 25। अब इसको एक काम और करें आप कि इसको 100 कर दीजिए तो पॉइंट हट जाएगा, और 25 से काट के देखिए 1 टाइम्स 25 10 35 15 2 17 172 6 टाइम्स और 25 25 25 ये कट गया। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से -5 के ऑर्डर में चला जाएगा, 9 5 45 4 9 6 54 4 58 5 9 5 14 गुने 10 के पावर कितना, तो यहाँ से 2 और चला जाएगा 5, तो इसको इधर ले आइए 14.85 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन। यही है, आप गुना भाग देख लेना, कोई बड़ा बात तो है नहीं। दूसरा पार्ट ये कहा गया, इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये बताया गया है कि अब रिपल्सन फोर्स क्या होगा, व्हाट इज द रिपल्सिव फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। मतलब अभी जो है, अभी पहले केस में जो हमने निकाले फोर्स, अब नया फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला था कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब ये सवाल में कहा जा रहा है कि चार्ज को दोनों को डबल कर दिया गया, तो Q1 2Q1 हो गया, Q2 2Q2 हो गया, बटा R आधा कर दिया गया ऐसा। तो इसको क्या लिखेंगे 4K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, 4 ऊपर चला गया 4, तो 16K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये तो था ही यहाँ पर, इसको तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, इसी का ना वैल्यू कैलकुलेट किया है। ये जो भी वैल्यू आया था उसका कितना टाइम्स हो जाएगा 16 टाइम्स। तो इसलिए हम कहेंगे कि दैट इज फोर्स becomes 16 टाइम्स। यही आंसर है, जो भी अभी हमने लाया था कैलकुलेट करके उसका 16 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि चार्ज को भी दुगना कर दिया गया
और डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया गया। तो ये हाफ करने से भी बढ़ा, इसको 2 टाइम्स करने से भी बढ़ा, टोटल 16 टाइम्स बढ़ गया। तो ये था 1.12। अगला सवाल, और ये देखिए 1.14 थोड़ा अच्छा सवाल है। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये बहुत विद्यार्थी पूछे हैं। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर है। पहला तो बोला फिगर इतना शोज ट्रैक द 3 चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ देयर चार्जेस, व्हिच पार्टिकल हैव हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो। 2 सवाल पूछा। पहला, इनका साइन बताइए चार्ज का, किस नेचर का चार्ज है, और दूसरा इसका चार्ज मास रेशियो क्या है। तो साइन बताना तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जरूर नेगेटिव होगा, तभी खिंचा रहा है। ये भी कैसा जरूर होगा, जरूर नेगेटिव, लेकिन इस पॉजिटिव से दूर भाग रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो साइन तो पहला बहुत आसानी से पता चल गया। 1 नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। 2 नेगेटिव, नेगेटिव। 2 नंबर क्या होगा, नेगेटिव। 3 नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। एक तो ऐसे बन गया। अब दूसरा सवाल ये कह रहा है कि चार्ज मास का रेशियो क्या होगा, इनका इनका इनका। तो ये सवाल आप कैसे बनाएंगे, चार्ज मास का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये जो बाई में डिफ्लेक्शन हो रहा है, बाई एक्सिस में, मतलब ऐसे जाना चाहिए था, चला गया ऐसे, तो ये बाई का डिफ्लेक्शन हुआ। ये ऐसे जाना चाहिए था, चला गया ऐसे, तो ये डिस्प्लेसमेंट बाई डायरेक्शन में हुआ, इतना बाई। वैसे इसमें भी हुआ। ये बाई को आप कैसे निकाल सकते हैं, जा रहा था शुरू में ऐसे और अचानक से किया डेविएट। मतलब क्यों किया, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये दोनों प्लेट्स की वजह से। ये प्लेट इसको रिपेल कर रहा है और ये प्लेट इसको खींच रहा है। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चल गया ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज रखिए, इसको ये रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देने का ही तरीका है कि जहां फील्ड का डायरेक्शन देना हो वहां अपना मर्जी का एक पॉजिटिव चार्ज रखिए। तो हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ये क्या गया, रिपेल, ये क्या गया, अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। अब नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा नेगेटिव पर लगा। ये भी नेगेटिव है तो लगा उल्टा। आई पॉजिटिव में उसी दिशा में लगता है, तो पॉजिटिव है तो देखिए उसी दिशा में लग गया। अब ये जब जिस समय ऐसे जा रहा था और अब इसमें ऐसा डेविएशन होने लगा, चाहे इसमें ऐसा होने लगा, इस तरफ मुड़ने लगा ऐसे, इसका मतलब इस तरफ फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है, और ये वाई एक्सिस में है। तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा वाई एक्सिस में, 0। क्योंकि अगर इनिशियल होता तब शुरू से ही ये वाई एक्सिस में चलना शुरू करता। इसका मतलब है कि शुरुआत में नहीं था और फील्ड के चलते एक्सेलरेशन इसमें वाई डायरेक्शन में आया और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हुई। तो फॉर वाई डायरेक्शन जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसके लिए हम लिख सकते हैं कि बाई इज इक्वल टू यूटी तो 0 हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। और बच्चों बाई इज इक्वल टू हाफ ए को क्या लिखेंगे आप, क्यू ई बटा ए और टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एफ बराबर क्यू ई होता है, मैंने बहुत बार बताया है। एफ बराबर क्या होगा, एम ए बराबर क्यू ई हो जाएगा, ए बराबर क्या होगा, क्यू ई बटा एम हो जाएगा, इसीलिए लिख दिया। अब आपको चार्ज बाई मास रेशियो मतलब ये चीज पूछा है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच का कांस्टेंट, क्योंकि प्लेट का चार्ज बदल नहीं रहा है तो ये कांस्टेंट हो गया। टाइम कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट, तो क्यू बाई ई एम
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई हो गया, यानी चार्ज बाई मास रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई हो गया। इसका मतलब है कि जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ वो उसका चार्ज बाई मास का रेशियो ज्यादा है, यहां से पता चल रहा है। और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने के कारण हमने यूटी की जगह पर जीरो लिख दिया है ना। और बाकी सारा क्वांटिटी कांस्टेंट है। आपका जितना देर में ये डिफ्लेक्ट किया होगा उतना ही देर में ये, उतना ही देर में ये, इसलिए टाइम कांस्टेंट है। बाकी तो आपके सामने है। इसलिए इस तीनों फिगर को देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन 3 वाला में है, तो चार्ज बाई मास रेशियो किसका अधिक होगा? 3 का। तो हुआ आंसर के नाम पर ये कि 3 नंबर का ग्रेटर चार्ज मास रेशियो। तो ये था 1.4। अगला सवाल, और ये 1.5 क्वेश्चन नंबर, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये देखिए E का वैल्यू दे दिया गया है 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम। What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane? इसका एक 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर गुने 10 के पावर -2 कर दो, मीटर में बदल दो इसको। 10 गुने 10 के पावर -2, 10 गुने 10 के पावर -2, 100 गुने 10 के पावर -4, 1 गुने 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि फ्लक्स निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ती है हम लोग को? फ्लक्स होता है E/A। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 3 गुने 10 के पावर 3 I, तो मैं लिख ही रखा हूं सॉरी। और एरिया वेक्टर के बारे में क्या कहेंगे आप? इसको भी आप I लिख दें। क्यों I लिखा? क्योंकि एरिया वेक्टर जो है वो yz के प्लेन के पैरेलल है। तो yz प्लेन के पैरेलल जो होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा। 3 डायमेंशनल फिगर है, इमेजिन करके देख सकते हैं। और आपको टिप्स के नाम पर बता देते हैं कि ये जो दोनों लिखा रहता है उसको छोड़ करके बाकी वाला में होता है। तो yz के पैरेलल लिखा रहेगा तो x हो जाएगा, xz के पैरेलल तो y, इसलिए ये x का मतलब I, तो इतना I हो गया। अब आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां से रख देंगे 3 गुने 10 के पावर 3। एरिया वेक्टर का वैल्यू यहां से रखेंगे 10 के पावर -2 I, और ये भी I। आपको पता है I.I कितना होता है? 1 होता है। तो 3 गुने 10 के पावर यहां से इसमें चला गया, यानी दैट इज ओनली 10, यानी 30। यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही आंसर हो गया। तो इस तरह का एक सवाल है, ये अच्छा सवाल होता है, इंपॉर्टेंट सवाल होता है। अब कहता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अगर आप 60 डिग्री बना रहा है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स होता है E A cos थीटा। E A के जगह पर तो आपको वैल्यू निकला हुआ है कितना? 30, इसको डायरेक्ट 30 लिखिए। अब cos थीटा के जगह पर 60 डिग्री, तो 30 गुने cos 60 हाफ 15, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से इसमें 2 सवाल थे, एक जब 60 डिग्री का मामला आया तब, और एक ये, तो दोनों ही सवाल बन गया, आसान था। अगला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 1.17 था ये सर। हाँ,
careful measurement of the electric field at the surface of a black box is 8.0 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. What is the net charge inside the box? If the net outward flux through the surface of the box were 0, would you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? पहला तो चार्ज पूछा, किसी बॉक्स के अंदर फ्लक्स इतना है, तो आपको पता है फ्लक्स का फार्मूला गॉस थ्योरम के अनुसार Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और फ्लक्स ऑलरेडी गिवन है, कितना, इतना, ये, और Q आपको निकालना है, तो Q निकाल लीजिए. तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 8 गुणे 10 के पावर 3, 8.85 गुणे 10 के पावर -12, 8 गुणे 10 के पावर 3. तो इसको आप गुना करें, 8 पचे 40, 4, 8 64, 4 68, 6 64, 6 70, 0.12 गुने 10 के पावर 12 में से 3 दिया -9, है ना. तो ये चार्ज आपका निकल गया. ये चार्ज आपका निकल गया. चार्ज इज इक्वल टू 70.8 गुने 10 के पावर -9. ठीक है, तो ये चीज तो पता चला हम लोग को. और चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 माइक्रो कूलम, माइक्रो के लैंग्वेज में सब दिस दैट कर करके. तो एक तो ये हो गया. अब दूसरा सवाल से पूछ रहा है कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0, मतलब अगर किसी बॉक्स के सरफेस से नेट फ्लक्स 0 हो जाए, तो क्या इससे आप ये साबित करेंगे कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? यानी किसी के पैकेट में पैसा 0 हो जाए, तो क्या इससे आप कंफर्म करेंगे कि उसने कोई आमदनी नहीं की है? आप नहीं कंफर्म कर सकते हैं. ये भी हो सकता है कि जितना उसने अर्न किया उतना ही गवा दिया, इसलिए उसके पैकेट में नेट मनी 0 हो गया. वैसे यहां भी हो सकता है कि किसी भी बॉक्स के अंदर में सरफेस से अगर नेट फ्लक्स 0 जा रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि बॉक्स के अंदर नेट चार्ज 0 हो जाए, टोटल चार्ज 0 हो जाए. चार्ज ना हो ये कोई गारंटी नहीं कर सकते हैं, इस पे हम लोग एश्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए -3 +3 कूलम है, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 0. टोटल चार्ज 0 हो गया, पर चार्ज तो है. इसलिए ये कहता है कि नो चार्ज इनसाइड बॉक्स. वाई और वाई नॉट? नो. तो इसको कहेंगे नो. नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज 0. मतलब नेट 0 हो सकता है, यह जरूरी नहीं कि उसमें चार्ज ही नहीं हो. तो ये सवाल था जिसका हमने आपको जवाब दिया. ये देखिए, ये 1.18 सवाल था. 1.18. A point charge 10 microcoulomb is at a distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown in the figure. 1.34. What is the magnitude of electric flux through the square? इस स्क्वायर से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगी अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर में
इस मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है तो पहली बात है इसका स्क्वायर का साइड है 10 10 का, और इसमें हम लोग इस तरह का सवाल किया करते थे कि ऐसा एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करो ताकि क्लोज सरफेस बन जाए। जैसे हेमिस्फीयर के सेंटर पर चार्ज रखा हुआ था, एक और हेमिस्फीयर सोच लो तो वह स्फीयर बन जाएगा, और जैसे स्फीयर बन जाएगा तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा फ्लक्स, तो हेमिस्फीयर के लिए उसका आधा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ एक साइड है, अगर 5 साइड ऐसा स्क्वायर और लाया जाए तो ये क्यूब बन जाएगा, और जैसे क्यूब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस हो जाएगा। और जैसे ही क्लोज सरफेस हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आप फ्लक्स के बारे में बता सकते हो कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स जो होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये फ्लक्स पूरे क्यूब के द्वारा होगा। लेकिन इसमें कितने फेस होंगे, 6, लेकिन आपको दिया हुआ सिर्फ एक सिंगल स्क्वायर, तो इसलिए आपको रिक्वायर्ड फ्लक्स जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू कितना हो गया, क्यू आपका हो गया 5 कितना 10 माइक्रो तो ये 10 बटा 6 इंटू 8.85 गुने 10 के पावर -12 हो जाएगा। यानी पूरे क्यूब के लिए क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हुआ, लेकिन चूंकि हमको इसके थ्रू फ्लक्स निकालना था इसलिए क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये बात इसमें एक और नोटेबल है, इसको तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये तो कोई बड़ा बात नहीं है, तो कैलकुलेट कर लेंगे आप। लेकिन एक बड़ा समझने वाला बात ये है कि 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का इसका साइड था, तो ये 5 सेंटीमीटर के हाइट पर जो दिया गया है चार्ज, ये हाइट क्यों मेंशन किया गया, वो इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि 10 सेंटीमीटर का हाइट का जब स्क्वायर चारों तरफ से लेंगे और जब क्यूब बनाएंगे, तो अगर ये हाइट 5 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता, इसके साइड से भी बड़ा हो जाता, तो हो सकता था कि इसके क्यूब बनाते उसके अंदर इनक्लोज ही ना होता, ये 50 सेंटीमीटर के हाइट पर रख देते, और 10-10 सेंटीमीटर के हाइट से यानी स्क्वायर से आप क्यूब बनाते, तो फिर ये क्या होता कि ये चार्ज इसके इनक्लोज नहीं रह जाता। इसलिए ये हाइट गिवन है और इसकी भी आवश्यकता थी डेटा में, और ये डेटा में गिवन है। हालांकि यूज के नॉलेज में कहीं लगता है कि इसका यूज नहीं हुआ है, लेकिन यही इसका सिग्निफिकेंस है, और 10 सेंटीमीटर साइड का भी यही सिग्निफिकेंस है कि इससे ये पता चल पाया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1.23, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपको पता होगा लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर, यही लैम्डा निकालना आपको। इसमें एक छोटी सी बुद्धि ये लगाइए तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा कि 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। और अब आप इसके जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैल्यू दिया हुआ ये 9 × 10⁴ इज इक्वल टू 2, लैम्डा आपको निकालना है, और 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 9 × 10⁹ बटा आर कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻², तो लैम्डा इज इक्वल टू 9 × 10⁴, 2 × 10⁻² अपॉन 2 × 9 × 10⁹, ये कट गया, और 9 से 9 भी कट जाएगा,
तो आपके सामने 4 में से 2 चला गया तो ये कितना बच गया, -2, और ये ऊपर चला गया यानी हो गया 10 के पावर 2 और 10 के पावर 9 बराबर 10 के पावर -7, और ये क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर। यही आंसर हो गया। तो ये डायरेक्ट था, थोड़ा सा इसमें दिमाग ये लगाया कि 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए ताकि स्टैंडर्ड हो जाए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1.24 नॉन एडिशनल का लास्ट सवाल है ये। 2 large thin metal plates are parallel close to each other on their inner faces. The plates have surface charge density of opposite sign and of magnitude 17.0 गुणे 10 के पावर -20 कूलम पर मीटर स्क्वायर. What is E in the outer region of the first plate, in the outer region of the second plate and between the plates? तो पहले तो देख लीजिए चार्ज जो डेंसिटी है वो अपोजिट साइन का है, मतलब ये थिन प्लेन चार्ज शीट ऐसे बनाइए, ये प्लस सिग्मा, दूसरा भी बना लीजिए ये माइनस सिग्मा। सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, ये देखिए। तो पहला पूछा है आउटर रीजन में, पहले यहां पर देखिए, एक बार यहां पूछा है, एक बार यहां पूछा है और एक बार यहां पूछा है। इसके चलते फील्ड किधर होगा, राइट, इसके चलते फील्ड किधर होगा, राइट, जुड़ जाएगा। यहाँ इसके चलते फील्ड किधर होगा, इस तरफ, इसके चलते फील्ड किधर होगा, इस तरफ, इसके चलते फील्ड किस तरफ होगा, इधर होगा, और इसके चलते फील्ड किधर होगा, इस तरफ। इसके चलते यहाँ पर फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा वाई F2 एप्सिलॉन नॉट, इसके चलते सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अपोजिट होने के कारण सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। यहाँ पर भी सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। यानी बाहर पॉइंट्स पे इधर भी 0 और इधर भी 0, बीच में फील्ड होगा। तो यहाँ बिटवीन जी में केवल फील्ड होगा, तो बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि आपको पता है कि ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, तो इसके चलते यहाँ फील्ड निकालिए चाहे इसके चलते यहाँ फील्ड निकालिए, एक ही होगा, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है नहीं ये, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में डिस्टेंस कहीं है नहीं, तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जोड़िएगा तो सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट लिख रहे थे हम, और सिग्मा का वैल्यू यहाँ से 17.0 गुने 10 के पावर -2 अब बटा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 और गुने 10 के पावर -12। अब इसको थोड़ा गुना भाग कर लीजिए और जो भी होगा न्यूटन पर कूलम आंसर हो जाए। ओके, तो ये नॉन एडिशनल का आज सवाल सारा हम देख लिया। ओके, आज इतना ही, फिर अगले दिन एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे आगे। थैंक यू।